Hello students, welcome on my YouTube channel PTE Tutorial. Today we will discuss some tips and tricks for IELTS reading. आज की इस वीडियो में हम कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और डूज एंड डोंट्स जानेंगे कि कौन कौन से हमने डूज एंड डोंट्स टिप्स एंड ट्रिक्स अपने ध्यान में रखने हैं जब भी हम रीडिंग मॉड्यूल का कोई भी पैसेज कर रहे होते हैं। कई स्टूडेंट्स से टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। जिन स्टूडेंट्स को बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है रीडिंग मॉड्यूल में और उनके बैंड नहीं आ रहे, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही गुजारिश है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन की बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले एक नोटिफिकेशन चला जाए जिसके ज़रिए आप वीडियो को देख सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताऊँगा रीडिंग मॉड्यूल के लिए। जो फर्स्ट डूज एंड डोंट है वो है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। जब भी हमने रीडिंग स्टार्ट करनी है तो हमने जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, हमने वो केयरफुली रीड करनी है। आपने जल्दी नहीं करनी। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं और तुरंत ही आपने ढूंढने नहीं लग जाना। तो सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, कौन सी टाइप दी गई है, इसके बारे में आपने जानना है कि हमें ब्लैंक्स दी हुई हैं या हमने जो हेडिंग है वो सर्च करना है। जो नेक्स्ट आ जाता है वो है व्हाट वी हैव लुक फॉर, कि हम किसके बारे में देख रहे हैं, कि जो हमें क्वेश्चन है दिया गया है, हमने ब्लैंक्स ढूंढ रही हैं या हमने कोई हेडिंग ढूंढना है। तो हमने ये ध्यान में रखना है कि हम कौन सी टाइप के लिए हम देख रहे हैं। जो नेक्स्ट आ जाता है वो है रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ध्यान से पढ़नी है कि हमने वन वर्ड लगाना है या टू वर्ड्स लगाने हैं। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो हमें ऊपर दी गई हैं वो हमने ध्यान से पढ़नी है, या हमें कोई भी नंबर लगाना है। जैसे कि मैं जहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। जैसे हमें दिया गया है लिस्ट ऑफ हेडिंग बिलो, हमें जहाँ पे लिस्ट दी गई है, हमें आगे पैराग्राफ बी जैसे इसके बारे में बताना है कि इसका जो आंसर है इन ऑप्शंस में से कौन सा है। हमने वहाँ पे पैसेज में पढ़ना है ध्यान से। तो हमने जहाँ पे इसकी जो सही ऑप्शन है वो लगा देनी है। जैसे कि हमें एग्जाम्पल में दिया गया है कि जो पैराग्राफ ए है उसका तो उन्होंने फोर्थ ऑप्शन लगा ही दी, तो ऐसे करके हमने जो फोर्थ ऑप्शन है उसको कट कर देना है, ताकि जब भी हम आगे वाले पैराग्राफ्स की ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं तो हम वहाँ पे जो फोर्थ वन है वो उसमें पजल ना हो जाएं। तो हमने जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो काट ही देनी है। जैसे कि आगे वाले में हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं नो मोर देन 3 वर्ड्स। जो हमने जहाँ पे आंसर फिल करने हैं, जैसे कि जहाँ पे ब्लैंक्स फिल करनी है, तो हमने ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा आंसर है वो 3 वर्ड से ज़्यादा ना हो। अगर 3 वर्ड से हम ज़्यादा लगा देते हैं तो उसका जो हमें मार्क्स मिलने हैं वो कट हो जाते हैं और हमें उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो आपने खास ध्यान रखना है कि हमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं ऊपर। जो नेक्स्ट आ जाता है वो है स्किम एंड स्कैन। स्किम एंड स्कैन मीन्स हमने सबसे पहले अपना जो क्वेश्चन है वो केयरफुली रीड करना है। उसके बाद हमें कोई भी कीवर्ड उठा लेना है जो कि हमें इम्पोर्टेंट लगता है क्वेश्चन में से। तो इसके बाद हमने जो पैसेजेस दिए गए हैं उनको स्किम करना है। स्किम मीन्स हमें रफली रीड करना है कि हमारा जो कीवर्ड है जो हमने क्वेश्चन में से उठाया था कि वो कौन से पैराग्राफ में है। जब हमें उस कीवर्ड को ढूंढ लें तो उसके बाद हमने स्कैन करना है। स्कैन मीन्स हमने थॉरोली रीड करना है, हमने ध्यान से रीड करना है और हमारे की सेंस को मिलाकर हमने उसका आंसर लगा देना है। इसके बारे में मैं आगे बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है आंसर इन कैपिटल्स। मीन्स हमने जो अपना आंसर लिखना है आंसर शीट पे वो कैपिटल्स में लिखना है। जैसे कि हमने
सारे लेटर्स कैपिटल ही लिखने हैं। ऐसे करके हमने जो भी अपना आंसर है वो कैपिटल में देना है। अगर हम अपना आंसर स्मॉल लेटर्स में देते हैं तो कुछ लेटर्स होते हैं जिनमें एग्जामिनर कंफ्यूज हो सकता है, जैसे कि एन और एम में कई स्टूडेंट होते हैं जो एन को भी एम की तरह लिखते हैं। तो इससे बेहतर है कि आप जो अपना आंसर है वो कैपिटल्स में ही दें ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो सके। नेक्स्ट आ जाता है नेवर रीड दी लिस्ट। लिस्ट मीन्स हमें जो हेडिंग की लिस्ट दी हुई है हमने वो पहले नहीं पढ़नी। हमने सबसे पहले अपने पैसेज को रीड करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट का हेडिंग देना है तो हमने पैसेज पे जाना है और उसके बाद पैसेज रीड करना है, उसके बाद ही लिस्ट को पढ़ना है। अगर हम पहले लिस्ट को पढ़ने लग जाते हैं तो वहाँ पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें आंसर मिल गया, बट वहाँ पे 2-3 ऑप्शंस ऐसी होती हैं जो टोटली मैच करती हैं, बट कुछ कीवर्ड्स के साथ उनमें कुछ डिफरेंस पाया गया होता है। तो हमने पहले लिस्ट नहीं रीड करनी। जो नेक्स्ट आ गया वो है फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3 लाइन्स मस्ट बी रीड केयरफुली। कि हमें जो पैसेज दिया गया है, मीन्स हमें ए पैसेज दिया गया है, ऐसे करके उसकी 5-6 लाइन्स हैं। तो हमने जब भी हेडिंग लगाना है तो फर्स्ट 3 लाइन्स और लास्ट 3 लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी पैसेज लिखते हैं या कोई ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन होती है और 2-3 लाइन्स पढ़कर ही हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें हमें एडवांटेजेस दी गई हैं या बेनिफिट्स दिए गए हैं या हमें उसमें कोई प्रोसेस दी गई है। तो इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि उस पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन किसके बारे में है। अगर हम 1-2 लाइन्स पढ़कर भी आइडिया नहीं लगा पाते तो हमें लास्ट की 3 लाइन्स पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें कंक्लूजन होता है उस सारे पैसेज का। तो आपने फर्स्ट 3 लाइन्स और लास्ट 3 लाइन्स पर केयरफुली रीड करनी है। इसके बाद आ जाता है एग्जाम्पल्स इन पैराग्राफ इज नेवर द आंसर व्हाट व्यू इट एज सपोर्टिंग सेंटेंस टू फाइंड द आंसर। कि जो हमें पैसेज में एग्जाम्पल्स दी गई होती हैं वो कभी भी आंसर नहीं होता, क्योंकि एक जो एग्जाम्पल होती है वो एक आइडिया दे सकती है हमें कि पैसेज किसके रिलेटेड है, बट वो करेक्ट आंसर नहीं होता। वो एक सपोर्टिंग सेंटेंस होता है जिसके ज़रिए हम अपना जो आंसर है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आपने कभी भी जो एग्जाम्पल है उसको आंसर नहीं मानना। इसके बाद आ जाता है टाइम मैनेजमेंट। जो रीडिंग में मेन थिंग है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट मीन्स हमें टोटल टाइम है जो रीडिंग के 3 पैसेजेस के लिए 60 मिनट दिए गए होंगे और हमने फाइनल एग्ज़ाम में उसको डिवाइड कर लेना है 3 पैसेजेस में। मीन्स हमें हर एक पैसेज के लिए 20 मिनट्स आएंगे और अगर हम 20 मिनट्स से ज़्यादा एक पैसेज पे लगाते हैं तो हमारा लास्ट का जो पैसेज है वो रह सकता है। तो आपने जो टाइम मैनेजमेंट है उसका खास ध्यान रखना है। जब भी आप रीडिंग कर रहे होते हैं आपने सही टाइम ही एक पैसेज पे लगाना है। अगर आप ज़्यादा लगा देते हो तो आपका कोई पैसेज रहने के चांस हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो फर्स्ट पैसेज है वो बहुत इजी आ जाता है, जो सेकंड है वो मॉडरेट आ जाता है, बट जो थर्ड वन है वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो आपने जो फर्स्ट पैसेज है उस पर 17 मिनट लगाने हैं, जो सेकंड वन है उस पर आप 19 मिनट्स लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। इसमें हमें 3 मिनट्स बच गए और इसमें 1 मिनट और बच गया। तो हमारे जो लास्ट पैसेज है उसके लिए 24 मिनट्स बचेंगे जो उसको करने के लिए। ऐसे करके आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो अगर आपको रीडिंग की सही टेक्निक्स के बारे में पता है। जो लास्ट टिप आ जाती है वो है कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन है वो रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कंसंट्रेशन के बिना हमें लिसनिंग में कुछ सुनाई नहीं देगा। अगर हमारी कंसंट्रेशन सही नहीं है तो हम कोई भी आंसर है वो सही नहीं लगा पाएंगे।
और हम पैनिक हो जाएंगे। इसी तरह हम रीडिंग में अगर कंसंट्रेशन से कोई पैसेज नहीं पढ़ पा रहे तो हमारा जो आंसर है वो सही नहीं लगेगा और हमें जो बैंड हैं वो अच्छे नहीं आएंगे। तो आपने जब भी रीडिंग का कोई भी पैसेज करना है तो आपने फुल कंसंट्रेशन से करना है। आपकी जो बैकग्राउंड नॉइसेस हैं उनको इग्नोर कर देना, इससे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बनी रहेगी। आप कंसंट्रेशन के लिए क्या कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप अपना ध्यान एक जगह एकाग्र कर सकते हो। इसके ज़रिए आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बनेगी और आप कभी भी पजल नहीं होंगे रीडिंग करते वक्त। नेक्स्ट आ जाता है इसकी टेक्निक्स के हम कौन सी टेक्निक्स हैं रीडिंग मॉड्यूल में वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक टेक्निक लेकर आया हूँ जिसके ज़रिए आप टाइम मैनेज कर सकते हो और आपके जो आंसर्स हैं वो सही चूज़ कर सकते हो रीडिंग में। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टाइटल रीड करना है कि आपको कौन सी रीडिंग दी गई है। जहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। हमें जहाँ पे टाइटल क्या दिया गया है इस पैसेज के लिए, हमें टाइटल दिया गया है हाइड्रोजन कार्स। तो हमने सबसे पहले टाइटल को रीड कर लेना है कि हमें पैसेज कौन किसके बारे में है। तो जहाँ पे है हाइड्रोजन कार्स के बारे में। तो आपने जब भी रीडिंग करनी है तो सबसे पहले आपने टाइटल रीड कर लेना है। तो हमने जहाँ से टाइटल रीड कर लिया है, टाइटल रीड करने के बाद हमने क्या करना है, रीड क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। कि हाँ, आपने किसी एक कैटेगरी में से क्वेश्चन रीड नहीं करना, आपको जो 2-3 कैटेगरीज दी गई हैं वहाँ से आपने एक एक क्वेश्चन रीड कर लेना है। क्योंकि इसका क्या फ़ायदा होगा कि हमें अगर पहली कैटेगरी का आंसर नहीं मिला तो दूसरी का मिल सकता है पहले पैसेज में, अगर दूसरी का भी नहीं मिला तो तीसरी कैटेगरी का हमें आंसर मिल सकता है। कैटेगरीज मीन्स मैं एक जहाँ पे एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा कि जहाँ पे हमें ब्लैंक्स दी गई हैं तो हमने 2 क्वेश्चन इसके रीड कर लेने हैं। इसके बाद हमें जे क्वेश्चन दिया गया है 13 और 14, तो हमने एक एक क्वेश्चन इसका रीड कर लेना है। जब भी हम इस ब्लैंक्स को, पीछे वाली ब्लैंक्स को ढूंढ रहे होते हैं तो क्या पता हमें इसका आंसर भी पहले पैसेज में मिल जाए। तो इससे हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा और हमें आंसर ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसके बाद जब भी हमने क्वेश्चन रीड कर लिए डिफरेंट कैटेगरीज में से, इसके बाद क्या करना है, एनालाइज दी डिमांड। कि हमने उस क्वेश्चन की डिमांड को एनालाइज करना है कि हमें वहाँ पे ब्लैंक्स फिल करनी है, जहाँ वहाँ पे कोई ऑप्शन एक चूज़ करनी है। तो इसके बाद हमें कीवर्ड्स उठाने हैं किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में से, जो मेन कीवर्ड होगा हमने वो उठाना है और उसके बाद हमने उसकी की सेंस निकालनी है। कि कोई क्वेश्चन दिया कि हमने एडवांटेजेस ढूंढनी है किसी क्वेश्चन की, तो उसकी की सेंस हमें मिल गई कि एडवांटेजेस हो गई। तो उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में से हमने पैसेज में जाना है, फर्स्ट पैसेज में जाना है, वहाँ पे हमने स्किमिंग करनी है। स्किमिंग मीन्स रफली रीड करना है उस पैसेज को। रफली रीड करने का मीन्स कि हमें जो कीवर्ड्स उठाया था उस पैसेज में ढूंढना है जो पैसेज हम पढ़ रहे होते हैं। अगर हमें वो कीवर्ड है उस पैसेज में मिल गया तो इसके बाद हमने स्कैनिंग करनी है। स्कैनिंग मीन्स उसे थॉरली रीड करना है, कि उसे ध्यान से रीड करना है। स्कैनिंग करने के बाद हमने सर्विंग करनी है कि जो हमने की सेंस उठाई थी वो वहाँ पे लगा कर देखनी है कि ये उससे मैच हो रही है क्वेश्चन से या नहीं। अगर मैच हो रही है तो हम सीक्रेटिंग आंसर, तो हम वहाँ से आंसर को निकाल लेंगे और जो ब्लैंक्स दी गई है वहाँ पे पुट कर देंगे। इससे हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा और हमें आंसर फाइंड करने में भी बहुत दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा कि कैसे हमने स्किमिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है, तो इसके बाद हमने सीक्रेटिंग आंसर करना है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जो सबसे पहली हमें कैटेगरी दी गई है वो है हेडिंग की, कि हमने जहाँ पे हेडिंग्स दिए गए हैं बहुत सारे
और हमने इस पैराग्राफ के हेडिंग लगाने हैं। तो हम सबसे पहले हमें एक एग्जांपल दी गई है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका तो आंसर ऑटोमेटिकली लगा ही हुआ है, तो हमने इसको काट देना है। जो नेक्स्ट आ जाता है वो हमने क्या करना है, वो जो टॉपिक दिया गया है उसको रीड करना है। दी हिस्ट्री ऑफ पेपर के जो ये सारे पैसेजेस हैं वो हमें हिस्ट्री ऑफ पेपर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले ए का तो हमें मिल गया कि इसका फोर्थ आंसर है। अब हम बी का फाइंड करेंगे। बी का क्या होगा, हम सबसे पहले तो इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। पेपर एज वी नो इट टूडे कम्स फ्रॉम अनदर सोर्स चाइना। जहाँ पे हम और क्वेश्चंस भी रीड कर लेते हैं कि जैसे एक और कैटेगरी है जहाँ पे लुक एट द फॉलोइंग 8 स्टेटमेंट्स ए एच अकॉर्डिंग टू रीडिंग पैसेज विच 4 स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से हमने बताना है कि कौन सी 4 स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं। तो जहाँ पे हम फर्स्ट रीड कर लेते हैं, टूडेज स्टाइल ऑफ पेपर ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट। के जो आज का पेपर का स्टाइल है वो ओरिजिनेटेड हुआ इजिप्ट में। तो हमने ये फाइंड करना है कि ये असल में इजिप्ट में ही हुआ या और कहीं पे हुआ। तो हम पैसेज पे जाएंगे और हमने बी पैराग्राफ का हेडिंग भी देखना है। तो हम जहाँ पे पढ़ते हैं पेपर एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि पेपर इट टूडे कम्स फ्रॉम अनदर सोर्स, के जो दूसरे सोर्स से आता है चाइना से। कि जो आज का जो पेपर है वो दूसरे सोर्स चाइना से आता है। तो हमें जो क्वेश्चन था जे वाला, इसका आंसर मिल गया कि जहाँ पे इन्होंने इजिप्ट लिखा है बट वहाँ पे चाइना है। तो हम इसको काट देंगे क्योंकि ये फॉल्स है, तो इसका जो आंसर है वो जे तो नहीं आएगा। नेक्स्ट हमने इसका हेडिंग देना है। It was not until the 3rd century that the secret art of paper making began to seep out of China, first to Vietnam and later to India. It made its true push westward in 751 AD when the Tang dynasty, जहाँ पे हम इसको स्किमिंग ही करेंगे, जैसे इट मेड इट्स पुश वेस्टवर्ड है, इस कीवर्ड को हम नोट कर लेते हैं। डिज्नी वाज विद द इस्लामिक वर्ल्ड ड्यूरिंग द बैटल ऑन द ब्लैंक्स ऑफ फोर्टरेस। इस्लामिक वॉरियर कैप्चर्ड ए चाइनीज कन्वेंस व्हिच हैपेंड टू इंक्लूड सेवरल पेपर मेकर्स। They spirited them away to which soon became a greater center for paper production. And when the Moros from North America invaded Spain and brought the technology with them, and so it was the paper making entered Europe. इसमें हमें बताया गया है कि कैसे जो पेपर ने तरक्की की है एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में, इसका कैसे जन्म हुआ। तो हमें यहाँ पे पढ़ लेना है। अरेबियन एक्सपर्टाइज नो, इसके बारे में भी नई बात हुई। ट्रेडिशनल पेपर प्रोड्यूसर्स नो। सुपरस्टिशन, द डेवलपमेंट ऑफ मास प्रोडक्शन, द जर्नी ऑफ अ बेस्ट, इसके बारे में हो सकता है क्योंकि जहाँ पे उन्होंने बताया है कि चाइना पहले तो इसकी जो इन्वेंशन है वो चाइना में हुई, उसके बाद इसने 3rd सेंचुरी में बिगेन टू क्रीप आउट ऑफ चाइना, फर्स्ट टू वियतनाम, इसके बाद वियतनाम एंड लेटर टू इंडिया, कि पहले वियतनाम में आया उसके बाद इंडिया में आया। तो ऐसे करके हमें जो इसकी जर्नी के बारे में बताया गया है कि कैसे इसने एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में अपनी जो छाप है वो छोड़ी है। नॉर्थ अमेरिका इन्वेडेड स्पेन एंड पुर्तगाल, ऐसे करके हमें जो आंसर है इसका वो मिल गया है, वो है 6th जर्नी टू बेस्ट। इसको हम टिक लगा देंगे कि इसका जो आंसर है वो तो मिल गया। जो 3rd है वो है पैराग्राफ सी का आंसर। इन यूरोप द यूज ऑफ पेपिरस हैड ड्रॉप्ड आउट इन 19th सेंचुरी। यहाँ पे हमें पेपिरस को अंडरलाइन कर लेना है क्योंकि जो हमने यहाँ पे ऑप्शन रीड की थी वहाँ पर भी पेपिरस था।
papyrus style paper was employed up to the 18th century। 18th century तक एम्प्लॉयड किया गया था पेपरस स्टाइल। तो ये देखना है कि सही है या गलत है। हैड ड्रॉप्ड आउट इन 19th सेंचुरी के जो यूज था पेपरस का वो ड्रॉप्ड आउट हो गया था 9th सेंचुरी में। तो इसका ये ऐसे, तो इससे हमें ये पता लगता है कि वहाँ पे हमें 18th सेंचुरी दी गई है, यहाँ पे 9th दी गई है, तो हम इसको भी कट कर देंगे, ये ऑप्शन नहीं आएगी। देयर इज ए स्टोरी दैट डिसीज वाज स्प्रेड ड्यू टू द ग्रेट डिमांड फॉर पेपर कि जो ये स्टोरी है वो ये बताती है कि ग्रेट डिमांड फॉर पेपर ही इसका कारण था जो डिसीज फैल रही थी। The preferred medium for the artist and literati of the time was the smooth and lustrous parchment. However, parchment made from animal skin was extremely expensive। कि ये थी जो एनिमल स्किन से बनती थी वो बहुत ही एक्सपेंसिव थी। The notion of paper began used as a practical everyday item and did not occur until the 15th century when John Gutenberg perfected movable type and sparked off a revolution in mass communication। The birth of modern paper and printing industry is commonly, जहाँ पे हमें बताया गया है कि जो मीडियम था वो पहले था वो स्मूथ था एंड बट जो जहाँ पे हाउएवर है उसको हमने ध्यान में रखना है क्योंकि जहाँ से जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो रही है। ये था जो वो एनिमल स्किन से बनता था तो एक्सपेंसिव था ये। द नेशन ऑफ प्रैक्टिकल एंड डिड नॉट अकर के जो 15th सेंचुरी तक था वो अगर नहीं हुआ था। परफेक्टेड मूवेबल टाइप एंड स्पार्क्ड ऑफ रेवोल्यूशन इन मास कम्युनिकेशन। The birth of modern paper and printing industry is commonly marked from the time कि जहाँ पर था जो वो मटेरियल चेंज हुआ था क्योंकि ये बहुत महंगा था इसीलिए उनको मटेरियल जो चेंज करना पड़ा। तो जो हम जहाँ पे देखते हैं कि कौन सी ऑप्शन आएगी इसकी, इस ये भी नहीं आएगा। ट्रेडिशनल पेपर प्रोड्यूसर्स सुपरस्टिशन द डेवलपमेंट ऑफ मास प्रोडक्शन, ये भी नहीं आएगा। prospects for paper the age of experimentation the father, जहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ। the paper the father of a modern paper, father of जहाँ पे बात हुई थी। the birth of modern paper and बर्थ हुआ था मॉडर्न पेपर का बट यहाँ पे कोई फादर नहीं बताया गया कि उसका फादर कौन था मॉडर्न पेपर का, ये भी नहीं आएगा। दी मॉडर्न प्रोसेस के बारे में भी नहीं बताया। अ चेंज ऑफ मटेरियल ये आएगा क्योंकि वहाँ पे जो मटेरियल था चेंज हुआ था क्योंकि जो पहले वाला था वो बहुत महंगा था। तो हम जहाँ पे 2 हेडिंग करेंगे क्योंकि इसके बाद जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसके बाद मैं और टाइप्स बताऊँगा। जहाँ पे हमने देखा था कि जो डिसीज़ है वो ग्रेट डिमांड फॉर पेपर, इसकी वजह से डिसीज़ फैल रही है। जहाँ पे हमने पढ़ा था तो हम आगे देखते हैं जहाँ पे तो नहीं था, जहाँ आगे देखते हैं कि डिसीज़ कहाँ दी गई है। हमारे पास जो कीवर्ड है वो है डिसीज़, तो हम जहाँ पर पढ़ेंगे rapidly demand for early Europeans huge trade development around ब्लैक प्लेग, जो जहाँ पे हमें कीवर्ड दिया गया है ब्लैक प्लेग। ब्लैक प्लेग मीन्स एक डिसीज़ ही है जो एंटर हुई थी इंग्लैंड में फ्रॉम यूरोप से इंग्लैंड में एंटर हुई थी। किसकी वजह से? दीज ओल्ड रैग्स, जहाँ से पढ़ने लगते हैं हम। अर्ली यूरोपियन पेपर वाज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड कॉटन एंड लाइनन, के जो पहले वाला जो पेपर था यूरोपियन वो रिसाइकल्ड कॉटन एंड लाइनन से बनता था। एंड ए ह्यूज ट्रेड क्विकली डेवलप्ड अराउंड द ट्रेडिंग ऑफ ओल्ड रैग्स। फिर इसके बाद ओल्ड रैग्स को की ट्रेडिंग होने लगी
इट इज सेड दैट द ब्लैक प्लेग एंटर्ड यूरोप ऑन दीज ओल्ड रैग्स। जो ओल्ड रैग्स थे उसकी वजह से जो पेपर बनता था, तो इसकी वजह से जो ब्लैक प्लेग थी वो एंटर हुई थी। तो हमें ये मिल गया, द स्टोरी ऑफ डिसीज वाज स्प्रेड ड्यू टू ग्रेट डिमांड फॉर पेपर। क्योंकि उसकी डिमांड इंक्रीज हुई थी, इसीलिए जो ओल्ड रैग्स थे उनका यूज़ होने लगा था, जिसकी वजह से डिसीज़ आई थी। तो ये ट्रू हो गया, ये ऑप्शन हमें मिल गई है। इसके बाद हम देखेंगे दी ऑथर साइट्स रीजन वाई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ नॉट डिपेंडेबल। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास कीवर्ड, इसको देखना है कि कहाँ पे है। दी डिमांड फॉर पेपर ऑल्सो, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देखनी है हमने कहाँ पे दी गई है। आप ऐसे करके स्कैम भी कर सकते हो, क्योंकि जो मेन कीवर्ड है हमें दिया गया वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ही है, और इससे हमारा जो टाइम है वो भी बचेगा। ऐसे करके आप स्कैम कर सकते हो। हमें कहीं पर भी नहीं मिला जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है। इन्वेस्ट इंडस्ट्रियल पेपर प्रोडक्शन, ये आप देख सकते हैं जहाँ पे हमें प्रोसेस दी गई है। जो आगे वाली क्वेश्चन टाइप है वो होगी प्रोसेस पे, तो हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। ऐसे करके हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ढूंढ रहे हैं। इन कॉन्ट्रास्ट कहीं पर भी हमें कंप्यूटर दिखाई नहीं दिया। द न्यू मिलेनियम वेल डोमिनेटेड ट्रांजिशन ट्रिगर्ड कंप्लीट प्राइवेट कम्युनिकेशन is not is being data generated electronically। जो जहाँ पे हास ये रहा, जहाँ पे हमें कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया है, इस पैराग्राफ में कंप्यूटर साइंस के बारे में है। तो हम इसको ध्यान से क्वेश्चन को रीड करेंगे कि हमें क्या दिया था। दी ऑथर साइट्स रीजन वाई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ नॉट डिपेंडेबल, कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो डिपेंडेबल क्यों नहीं है। जो ऑथर ने कहा था वो था द न्यू मिलेनियम विल बी डोमिनेटेड बाय ट्रेमेंडियस प्रोग्रेस दैट हैज़ been made in computer science, thus triggering a complete change in our commercial and private communication and information behavior। को जो कंप्यूटर साइंस था उसने हमारे जो कमर्शियल एंड प्राइवेट कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन बिहेवियर में चेंज लाया था। डज दिस मीन दैट द पेपर एरा विल कम टू एन एंड, कि इसका मीन्स ये हुआ कि जो पेपर एरा मीन्स पेपर का जो जमाना है उसका एंड आ गया है। The answer is most definitely no, कि जो आंसर है इसका वो नो है, क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस की वजह से पेपर का एंड नहीं आया था। तो जो ऑथर ने बताया उसका आंसर था जे नो, क्योंकि जे कोमास में दिया गया है इसीलिए उसका आंसर यही है। तो नो आएगा इसका। तो इसका मीन्स हुआ दी ऑथर साइट्स रीजन वाई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज नॉट डिपेंडेबल। तो उसने सही कहा है, तो उसने नॉट कहा है, नॉट डिपेंडेबल। वहीं पर तो वहाँ पर भी हमें यही बताया गया है कि जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी थी वो डिपेंडेबल नहीं थी, जिसकी वजह से जो पेपर का एंड आया था वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं आएगा। तो ये सही है। राइस पेपर हैज़ बीन यूज्ड इन मेडिसिन, कि जो राइस पेपर था वो मेडिसिन में यूज होता था। राइस पेपर कहाँ पर दिया गया था, हमने जहाँ पे पढ़ा था ये रहा। इंसिडेंटली द ट्रेडिशनल एशियन पेपर विच इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज राइस पेपर इज़ नॉट मेड फ्रॉम राइस फाइबर्स, कि जो राइस पेपर था वो राइस फाइबर से नहीं बना था। मोर कॉमनली इट इज़ मेड फ्रॉम दी वर्सेटाइल मलबरी ट्री, कि जे मलबरी ट्री से बना हुआ था। वराइटीज ऑफ विच आर आल्सो यूज्ड फॉर फीडिंग सिल्क वॉर्म्स एंड इन मेडिसिन,
जहाँ पे हमें दिया गया था राइस पेपर हैज़ बीन यूज्ड इन मेडिसिन, बट वहाँ पे बताया गया है कि जो मेलबरी ट्री था वो यूज़ होता था फीडिंग करने के लिए सिल्क बॉन्स को एंड इन मेडिसिन। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो हम इसको काट देंगे, ये फॉल्स है इन्फॉर्मेशन, इसको काट देंगे। पेपर वॉज नॉट यूज्ड एक्सटेंसिवली अंटिल मूवेबल टाइप वॉज कॉमनली यूज्ड, कि जो पेपर था वो यूज़ नहीं होता था जब तक जो मूवेबल टाइप थी वो कॉमनली यूज्ड नहीं होने लगी थी। ये कहाँ पे दिया गया है कि मूवेबल टाइप्स थी जो द डिमांड फॉर द पेपर आल्सो क्रिएटेड द नीड फॉर ग्रेटर efficiency in production in 18th century. The labor Nicholas created the machine that could produce a seamless length of a paper on an endless wire mesh with squeeze rollers at the one end, कि उस मशीन में स्क्वीज रोलर्स लगे हुए थे एक साइड पे और एक वायर मैश लगा हुआ था। तो जहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, paper was not extensively until movable type was commonly used. The new machine made papers that soon replaced traditional single sheets made by hand. In Europe, Americans' mass production of paper became a thriving industry, supplying huge volumes of paper for a huge variety of purposes. तो जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो स्क्वीज रोलर थे उनको उन्होंने चेंज कर दिया था, जो पेपर था वो हैंड से बनता था, तो इसके बाद मास प्रोडक्शन होने लग गई पेपर की, थ्रिविंग इंडस्ट्री। तो जहाँ से हमें पता चलता है कि जो पेपर था वो नॉट एक्सटेंसिवली मूवेबल टाइप ये मैच कर रही है, ये जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पे पैसेज में हमें जहाँ पे मैच कर रही है तो हम इसका ट्रू लगा देंगे। तो जहाँ पर भी उन्होंने कहा है कि पेपर वाज नॉट यूज्ड एक्सटेंसिवली अंटिल द मूवेबल टाइप वाज कॉमनली यूज्ड, जब तक मूवेबल टाइप नहीं यूज़ की गई तब तक जो पेपर था वो यूज़ नहीं होता था। तो वहाँ पर भी वैसे ही कहा गया है, तो हम इसको ट्रू लगा देंगे। रॉबर्ट्स इन्वेंशन लेड टू द रिडंडेंसी ऑफ द हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री। जो रॉबर्ट्स इन्वेंशन थी रिडंडेंसी ऑफ द हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री, तो हमने वहाँ लास्ट में लाइन पढ़ी थी, ये रहा रोबर्ट Nicholas Lewis Robert resulted in creation of a machine that could produce a seamless length of a paper on the endless wire mesh with squeeze rollers at one end. Robert's invention हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री थी उसकी, तो जहाँ पे भी हमें यही दिया गया है हैंडमेड, मेड बाय हैंड रिप्लेस कर दी थी उसकी इन्वेंशन ने, जहाँ पे भी लेड टू रिडंडेंसी ऑफ दी, तो इसका भी ये ट्रू आ जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शंस 4 दी गई थी, हमें 4 थी जो वो ट्रू लगानी थी, तो जहाँ पे हमने 4 ऑप्शंस ढूंढ लिए हैं 1 2 3 4, तो ये है वो गलत है, क्योंकि आज का जो पेपर है वो बहुत सी मशीनों से ही बनता है, हैंड से नहीं बनता, तो ये तो ऑटोमेटिकली ही रॉन्ग है। तो आगे एक और मैं कैटेगरी समझाऊंगा, जहाँ पे हमें जो कैटेगरी दी गई है वो है प्रोसेस, जहाँ पे पेपर कैसे बनता है वो प्रोसेस से समझाई गई है। दी पेपर रॉ मटेरियल इज डैश एंड देन सैचुरेटेड इन वाटर, तो हमने प्रोसेस ढूंढ लेनी है, ये रही प्रोसेस। इस पैसेज में हमें प्रोसेस दी गई होगी, तो हमने जहाँ से रीड कर लेना है
whether using recycled material of a fresh organic matter process starts, material is shredded into small strips and soaked overnight to loosen the fibers। कि जो मटेरियल है उसको शेडेड इनटू स्मॉल पीसेस में शेडेड किया जाता है, सॉक किया जाता है ओवरनाइट तक। तो जहाँ पर भी शेडेड है, सोडन मटेरियल इज बॉइल्ड वाइल टर्न्ड पीरियडिकली मटेरियल फाइबर वॉश्ड एंड चेक्ड मैन्युअली। वो कहाँ पर है, चेक किया जाता है, वॉश्ड विद फ्रेश वाटर से वॉश किया जाता है, रिमूव इम्प्योरिटीज एंड देन स्मॉल पीस पार्टिकल्स और स्पेक्स आर रिमूव्ड बाय हैंड। कि वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव किया जाता है हैंड से। द फाइबर आर बीटन इन अ ब्लेंडर क्रिएटिंग अ क्रीमी पल्प। तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फाइबर्स आर ब्लेंडेड दी फाइबर्स आर बीटन इन अ ब्लेंडर में बीटन की जाती हैं, क्रिएटिंग अ क्रीमी पल्प बनाने के लिए ब्लेंडेड की जाती हैं। तो जहाँ पे क्या दिया गया है, फाइबर्स आर देन ब्लेंडेड टू, क्या करने के लिए ब्लेंडेड की जाती है, तो जहाँ पे हम लगा देंगे क्रीमी पल्प। तो जहाँ पर हमने ये भी ध्यान रखना है कि 3 वर्ड्स हैं तो सही है। हमारी जो ऑप्शन हमने चूज़ की थी वो यही है, अ क्रीमी पल्प। वहाँ पे क्रिएटिंग नहीं आएगा क्योंकि ब्लेंडेड टू क्रिएटिंग, टू के बाद क्रिएटिंग ING वाली फॉर्म नहीं लगती, तो वहाँ पे क्रिएटिंग नहीं आएगा, तो उसके बाद वाला आएगा अ क्रीमी पल्प। अगर 2 के साथ क्रिएट लगाना था वो क्रिएट लगेगा, क्रिएटिंग नहीं लगेगा। तो जहाँ पर हमने ये फिल कर दी, इसके बाद कलरिंग एडेड इफ डिजायर्ड एंड मिक्स्ड विद वाटर, कलर ऐड किया जाता है और इसको मिक्स किया जाता है वाटर के साथ। इसके बाद क्या किया जाता है, डैश आर डिप्ड इनटू द लिक्विड, कि किसको लिक्विड में डिप किया जाता है। जहाँ से हमने देखना है फाइबर्स आर बीटन, ये तो हमने पढ़ ली। एट दिस स्टेज डाइज कैन बी एडेड, डाइज मीन्स कलर्स कैन बी एडेड टू क्रिएट कलर्ड पेपर्स। द पल्प इज देन पोर्ड इनटू अ लार्ज टब में पोर किया जाता है। द फाइबर्स आर सस्पेंडेड इन वाटर, फाइबर्स आर सस्पेंड किए जाते हैं वाटर में। फ्रेम्ड स्क्रीन्स आर लोअर्ड इनटू द वाटर, लोअर्ड मीन्स जहाँ पे हमें डिप्ड दिया गया है। तो जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें सिनोनिम्स दिए गए हैं, जहाँ पे दिया गया है डिप्ड इनटू, वहाँ पे दिया गया है लोअर्ड इनटू वाटर, वाटर मीन्स लिक्विड। तो हम जहाँ पे लगा देंगे फ्रेम्ड स्क्रीन्स, हम लगा देंगे फ्रेम्ड स्क्रीन्स। तो हमारी जो ग्रामर थी वो भी सही होगी, क्योंकि जहाँ पे आर है ये प्लूरल है, तो जो इसके आगे वाला सब्जेक्ट लगेगा वो भी प्लूरल ही लगेगा, स्क्रीन्स लगेगा। तो ये हमारा जो ब्लैंक्स थी वो सही हो गई। आप अगर चेक भी करना चाहते हो कि हमारे जो आंसर्स थे वो सही हैं या गलत हैं, तो हम चेक कर लेते हैं। हमने जो इसका लगाया था 28 का लगाया था 6, 29 का लगाया था 11th। तो हम जहाँ से चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास है पेपर वाले आंसर्स। हिस्ट्री ऑफ पेपर 28 का हमने 6 लगाया था, 29 का 11th लगाया था। इसके बाद हमने एक क्रीमी पल्प लगाया था, इसका जो ब्लैंक्स थी, और इसका फ्रेम्ड स्क्रीन्स, ये भी सही हो गया हमारा। एक और कैटेगरी की थी हमने, वो थी जे वाली 35 से लेकर 38 तक। 35 का हमने लगाया B, 35 का लगाया हमने CD FG। तो हम जहाँ से चेक करते हैं CD FG, तो हमारे जे भी सही हो गए।
ये भी सही हो गए, हमारा कोई आंसर है जो गलत नहीं हुआ। अगर आप ये टिप इस्तेमाल करते हो जो मैंने पहले दी गई हैं स्किम एंड स्कैन वाली, तो आपके जो आंसर्स हैं वो मोस्टली करेक्ट ही होंगे और आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स अपने ध्यान में रखना, जब भी आप रीडिंग का ये पार्ट कर रहे होते हैं, हेडिंग कर रहे होते हैं, जहाँ कोई भी ब्लैंक्स कर रहे होते हैं, तो आपने खास ध्यान रखना है कि आपने एक एक क्वेश्चन हर कैटेगरी में से पढ़ना है और इसके बाद आपने ढूंढने लग जाना है, स्किम करना है, मीन्स पैसेज में से। अगर आपको कीवर्ड मिल गया तो आपने स्कैन करना है और प्रॉपर तरीके से रीड करना है और की सेंस को मिलाकर अपना आंसर है जो वो लगा देना है। इससे आपका जो टाइम है वो भी बचेगा, आपके जो मोस्टली आंसर्स हैं वो भी करेक्ट होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे मेरी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल करें सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस दी लाइक बटन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू कैन आल्सो लीव एनी कमेंट इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एनी मॉड्यूल। आप अपने फ्रेंड्स में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।